सभी को गुड इवनिंग। ट्रेनिंग इवोल्यूशन का मतलब क्या है? इवोल्यूएट करना। ट्रेनिंग ट्रेनिंग हम पढ़ चुके हैं। इवोल्यूशन मींस जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रेनिंग किस लिए कर रहे हैं वो तो आप जानते हैं। स्किल डेवलपमेंट, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, ये सारा चीजें करने के लिए हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक तरह देखिए, जब मैं आपको टीच कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, एक प्रकार से ये ट्रेनिंग है। और माध्यम क्या है? ट्रेनिंग क्या, किस माध्यम से आपको दे रहा हूँ? वीडियो। ठीक है, वीडियो और ऑडियो आपके पास जा रहा है, आप उससे ट्रेंड हो रहे हैं, आप एचआरएम के बारे में स्टडी कर रहे हैं। फिर उसको इवोल्युएट करने का क्या तरीका है कि मैंने आपको टीच किया और आपने समझा उस चीजों को। उसका इवोल्यूशन जब आपका एग्जाम होगा, जब एग्जाम में आप जाएंगे, ठीक है, जो मैंने टीच किया आपको उसको समझे हैं, फिर अपना भी सेल्फ स्टडी करेंगे उसमें। सेल्फ स्टडी करने के बाद एग्जाम देंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो आपका इवोल्यूशन है कि मैंने कितना आपको पढ़ाया, मैंने कितना आपको समझाने में काबिल रहा और कितना आप ग्रैब कर पाए मेरी बातों को, कितना समझ पाए, ठीक, एचआरएम के बारे में। और वो आपके रिजल्ट में दिखेगा जब रिजल्ट आउट होगा, रिजल्ट आएंगे आपके पास में। तो ये क्या है? इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या है? आपका आपका जो ट्रेनिंग हुआ एचआरएम के ऊपर में, स्टडी करवाया, ठीक, लेक्चर लेक्चर देने के बाद, तो उससे क्या इवोल्यूशन हुआ? जो मार्कशीट आया उससे कि हाँ, आप अगर पॉजिटिव है, अगर अच्छा रिजल्ट रहा आपका, मीन्स जो मैंने ट्रेनिंग दिया, आपको प्रोवाइड किया, वो अच्छा रहा। ठीक है, अगर मान लीजिए कम नंबर आए या फिर नेगेटिव चले गए, ठीक है, फेल हो गए, तो मतलब मैंने मैक्सिमम लोग, जैसे मान लीजिए अभी 180 स्टूडेंट हो, ठीक है, 180 स्टूडेंट में 100 लोग 80 से ऊपर ला रहे हैं, तो क्या है? बेटर बेटर कंडीशन में। मान लीजिए 100 लोग नेगेटिव स्थिति में जा रहे हैं, यानी कि फेल हो रहे हैं, तो मैंने जो टीच किया उसका कुछ इवोल्यूशन क्या हुआ उसमें कि मैंने जो टीच किया वो बेटर कंडीशन में नहीं हुआ, मतलब उसका इवोल्यूशन ये हुआ कि नेगेटिविटी में चला गया। ठीक है, तो ये इवोल्यूशन है। जो कंपनी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी ट्रेनिंग देती है अपने एम्प्लॉयज को, किसके लिए वो ट्रेनिंग देती है? अपने बेनिफिट के लिए। ऑर्गेनाइजेशन जो ट्रेनिंग दे रही है, एम्प्लॉयज का तो ग्रोथ हो रहा है, प्लस वो ट्रेनिंग देने का मेन मुद्दा उसका ये होता है कि वो अपना कैपेबिलिटी है, अपना परफॉर्मेंस, ये सबको इनके अपना ऑब्जेक्टिव, उसको जो सेट किया हुआ ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिलमेंट करे, इसलिए वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अब ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद वो काम करवाएगा उससे। ठीक है, उसी स्किल को डेवलप कर दिया, कैपेबिलिटी को डेवलप कर दिया, तो उसके बाद उससे काम करवाएगा। काम करवाने के बाद फिर वो उसके परफॉर्मेंस को चेक करेगा कि जो मैंने ट्रेनिंग उसको दिया, तो वो वापस रिटर्न हुआ कि नहीं, कि एज इट इज है, वो उसका परफॉर्मेंस एज इट इज है। वो चीज को इवोल्यूशन करना ही ट्रेनिंग इवोल्यूशन कहलाता है। कि मान ली जाए अभी 10 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, उसकी स्किल को डेवलप किए, ट्रेनिंग दिए, उस समय एट प्रेजेंट में समझ लीजिए उनका कैपेसिटी तो प्रोडक्शन था, 2000 यूनिट प्रोडक्शन का कैपेसिटी था। लेकिन जब उसको स्किल डेवलप कर दिए, ट्रेनिंग दे दिए बाकायदा सभी माध्यम से, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे दिए, उसके बाद उसको परफॉर्मेंस करने के लिए छोड़ दिए। परफॉर्मेंस करने के बाद जब फिर हम उसको चेक करेंगे कि वो परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ। अगर इंक्रीज होगा, मतलब 2000 के वो 4000 प्रोडक्शन लेके आ रहा है आफ्टर ट्रेनिंग, तो मीन्स क्या हो गया? हम जो ट्रेनिंग दिए हैं वो ट्रूथफुल, मतलब हमारा इवोल्यूशन क्या आएगा? ट्रूथफुल आएगा। अगर मान लीजिए एज इट इज रहेगा तो मतलब इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं हुआ, हमारा ट्रेनिंग देने का कोई मतलब नहीं हुआ। तो ये एक इवोल्यूशन पद्धति है कि हम चेक करेंगे कि जो हम ट्रेनिंग दिए हैं वो वेल और नॉट, एक गुड, पॉजिटिव में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहे हैं, या फिर न्यूट्रल। ये चेक करने का तरीका है ट्रेनिंग इवोल्यूशन। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं कि आज ट्रेनिंग एवोल्यूशन के कंटेंट्स में क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, ट्रेनिंग एवोल्यूशन मीनिंग जो मैंने अभी आपको समझाया कि क्या ट्रेनिंग एवोल्यूशन क्या होता है, उसकी मीनिंग देखेंगे। नेक्स्ट है, तो डिफरेंट ऑथर ने क्या है अपने तरीके से ट्रेनिंग एवोल्यूशन करने का मॉडल्स बताए हैं, जो 3 तरीके के मॉडल है। देखिए, पहला इसमें लिखा हुआ क्रिक पैट्रिक 4 लेवल मॉडल, इसको हम स्टडी करेंगे। कीरो मॉडल्स हो गए और फिलिप्स ROI मॉडल, ये 3 मॉडल्स है। ये 3 मॉडल के से ट्रेनिंग को इवॉल्व किया गया है, बताया गया है कि कैसे हम ट्रेनिंग इवॉल्व करते हैं, कि वो बेटर है या बेटर हुआ या नहीं हुआ। इसको हम स्टडी करेंगे 3 मेथड से, वो अपने अपने तरीके से वो बताए हुए। नेक्स्ट पर पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। ट्रेनिंग को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए इवॉल्व तो कर दिए, तो उसको और इवॉल्व करेंगे तो क्या क्या हमको फाइंड आउट हुआ, उससे उससे जो रिजल्ट होगा, तो उससे हम क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग को और इफेक्टफुल बना सकते हैं। जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड किए हैं उससे इवॉल्व किए कि हाँ, रिस्पॉन्स अच्छा आया है, परफॉर्मेंस एम्प्लॉइज का अच्छा हुआ है, तो अच्छा हुआ, उसको और अच्छा बनाना है तो क्या 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 करना होगा, इसको यहाँ पढ़ेंगे।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑप्टिमल टाइमिंग फॉर ट्रेनिंग इवोल्यूशन। कौन सा टाइमिंग में हम ट्रेनिंग को इवॉल्व कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ट्रेनिंग। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग को इवोल्यूशन करने से क्या महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग इवोल्यूशन, क्या क्या बेनिफिट होगा, किसको किसको बेनिफिट्स होगा, ये पढ़ेंगे। एंड ट्रेनिंग इवोल्यूशन टूल्स, कौन कौन सा टूल से यूज करके हम ट्रेनिंग को इवॉल्व करते हैं। ये कंटेंट्स है आज का, जो आपके ट्रेनिंग इवोल्यूशन के अंदर में हम स्टडी करेंगे। पहले आ जाते हैं ट्रेनिंग इवोल्यूशन मीनिंग। मीनिंग मीन्स अभी जो मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में डिस्क्राइब किया कि ट्रेनिंग इवोल्यूशन कैसे हो। इवोल्यूशन मीन्स क्या है। इवोल्यूशन मीन्स टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज को हम ट्रेन करेंगे उसके परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। ठीक है, जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड किए हैं उससे कुछ बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, इसको चेक करना ही ट्रेनिंग इवोल्यूशन है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको स्टडी करना होगा मीनिंग के तहत में, ये उसके मीनिंग है। देखिए इसमें पहला आपको मीनिंग दिख रहा होगा, अलाइनमेंट विद लर्निंग नीड्स। नेक्स्ट है फैसिलिटेटर कॉम्पिटेंस एंड प्रेजेंटिंग स्किल, अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड आउटकम, कंप्लायंस विद कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड फीडबैक। देखिए एक एक करके आते हैं। अलाइनमेंट विद लर्निंग नीड्स, इसमें क्या है देखिए, जो एट प्रेजेंट में, जैसे मान लीजिए हम एचआर डिपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। एचआर डिपार्टमेंट में मान लीजिए 10 एम्प्लॉय हैं, वो परफॉर्मेंस अपना दे रहे हैं। उनका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज होगा, उस एम्प्लॉयज का पहले से नॉलेज होगा, स्किल होगा। तो उसको हम पहले चेक स्टैंडर्डाइज वे में लिख लेंगे कि इसका स्किल है, ये है और इसका नॉलेज इतना है। उसके हिसाब से परफॉर्मेंस दे रहा है, उसके हिसाब से हम जॉब एनालिसिस करके उसको रिक्रूट करके सेलेक्ट करके लेकर आया हूँ। वो ऑलरेडी उसके में है, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज एंड स्किल है। अब क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, अलाइन करते हैं। अगर हमको प्रोग्रेस ज्यादा बढ़ाना है, ठीक है, हमको प्रोग्रेस ज्यादा करना है, तो और उसमें ट्रेनिंग देके उसकी जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए हम ट्रेनिंग देंगे, और उसको नॉलेज को और उस स्किल को, जो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किल है उसको और अलाइन करके और उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। किससे? ट्रेनिंग से। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा, फैसिलेटर कॉम्पिटेंस एंड प्रेजेंटिंग स्किल। देखिए इसमें क्या होता है, जब जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो एक ट्रेनर होता है, एक ट्रेनी होता है, जो आपको पिछले वीडियोस में बताया, लेक्चर में बताया हूँ डायग्राम के माध्यम से। एक ट्रेनी होगा जो ट्रेन करेगा। जो ट्रेनर होगा वो क्या है, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, मतलब इंटरनल ट्रेनर हो सकता है, या फिर कोई एक्सपर्ट हम बुलाएंगे बाहर से, वो आके ट्रेन कर सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो उसकी जो एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर, जो ट्रेनर है, जो ट्रेनिस को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा, तो उसकी भी स्किल पे अफेक्ट करता है। अगर जो हम हायर करके ले आएंगे या फिर इंटरनली हम ट्रेनर्स हायर किए हुए हैं ट्रेनिंग देने के लिए, उसका भी एबिलिटी अफेक्टफुल होता है कि उसका वो स्पेसिफिक नॉलेजेबल है कि नहीं। तो हम ऐसे स्पेसिफिक ट्रेनर्स को लेके आएंगे जिसके पास सारा स्किल्स हो, ठीक है, ताकि वो जिस पर्पस के लिए आया हुआ है, जिस जो ऑब्जेक्टिव सेट हुआ है ट्रेनिंग के दरमियान, उस उसको फुलफिलमेंट करके जाए। ठीक है, डिलीवर करके जाए पूरा इफेक्टफुल। जैसे मान लीजिए हम कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे हैं, तो वो जो ट्रेनर है वो कैपेसिटी इंक्रीज करने की जितने भी पद्धति होगा, ठीक है, उस ट्रेनिंग के दरमियान उस एम्प्लॉइज लोगों को ट्रेन करके जाएगा। तो इंस्ट्रक्टर का एबिलिटी उसमें शामिल होता है। तो उससे क्या होगा, वो सारा चीज को एक्सप्लेन करेगा। जो फैसिलिटेटर है, फैसिलिटेटर मीन्स जो ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर को का फैसिलिटेटर कहा गया है। ठीक है, तो उसका क्या क्या कॉन्सेप्ट होगा, वो ट्रेनिंग के दरमियान क्या क्या बताएगा, वो कॉन्सेप्ट को बताएगा। अगर मान लीजिए हमको प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, तो उसके पूरे सारे कॉन्सेप्ट को बताएगा। ठीक है, वो सारे और जितने भी टीचिंग एड है, मतलब वो टीचिंग देने के लिए, जो सामने वालों को टीच करने के लिए जितने भी मेथड्स है, मेथोडोलॉजी, उस सबको यूटिलाइज करेगा अफेक्टफुली। ठीक है, और उसके बाद वो क्वेश्चन राइज करेगा। जो इंस्ट्रक्टर है, उन जो जिनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है उनको क्वेश्चन राइज करेगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आया कि या नहीं आया। ठीक है, तो जैसे मैं आपको पूछता हूँ कि ये पढ़ने के बाद, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो आप बोलते हैं समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फैसिलिटेटर जो ट्रेनर रहता है वो भी ऐसा ही करता है कि आपको सामने वाले को, जो जिसको ट्रेन कर रहा है, उसको समझ में आया कि नहीं, उसको चेक करता है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, फैसिलिटेटर कॉम्पिटेंसी एंड प्रेजेंटिंग स्किल, जितना प्रेजेंटिंग स्किल जितना अच्छा रहेगा, ठीक है, और जितना कॉन्सेप्चुअल वो फैसिलिटेटर जो है बताएगा, उतना ट्रेनिंग क्या होगा, अफेक्टफुल होगा।
ठीक है? तो ये इवोल्यूशन का मीनिंग है अंदर का, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड आउटकम। इवॉल्व करते हैं हम, ट्रेनिंग का इवॉल्व किए, हम जाने कि ट्रेनिंग जो है हमारा ट्रूथफुल है, वो कैसे समझ में आएगा? डिजायर्ड आउटकम, अचीवमेंट ऑफ डिजायर्ड आउटकम, वो परफॉर्मेंस एज प्रेजेंट में है और हमको परफॉर्मेंस बाद में चाहिए। तो ये जो गैप है, इसको ट्रेनिंग से हम फुलफिलमेंट कर रहे हैं, तो फुलफिलमेंट कर रहे हैं तो लास्ट में हम आउटकम को देखेंगे। ठीक है, अभी जो परफॉर्मेंस हो रहा है, ट्रेनिंग के बाद कितना परफॉर्मेंस हुआ उसको चेक करेंगे। अभी 2000 यूनिट हो रहा है, ट्रेनिंग के बाद 4000 यूनिट हो रहा है, मीन्स क्या है, जो डिजायर्ड आउटकम है वो बेटर हो रहा है ट्रेनिंग के दौरान। ये इससे क्या, ट्रेनिंग एवोल्यूशन से क्या होता है? अचीव ऑफ डिजायर्ड आउटकम, जो आउटकम है वो प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्या है? कंप्लायंस विद कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। देखिए, जो ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में जो सर्विस सेक्टर कंसर्न है या मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, इसमें होता है। ठीक है। और ट्रेनिंग बहुत सारे और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है, जिसको जहाँ जरूरत होती है वो करता है। लेकिन बेसिकली अगर हम कॉर्पोरेट और इंडस्ट्रीज की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, तो वहाँ जितने भी कंप्लायंसेस है, लीगल टर्म्स है, वो सारा चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेनिंग करेंगे और उसको इवॉल्व करेंगे। उसके कंटेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लायंसेस विद कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो उसके कंटेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, वो कैसे ट्रेनिंग अप टू डेट, पूरा नॉलेज, पूरा इंडस्ट्री का, जिस पर्टिकुलर ट्रेन के लिए आया, उसका अप टू डेट नॉलेज होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए कि जो वो सामने वाला ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, वो ऑथेंटिक है कि नहीं, कि वो फालतू का चीजों को उसमें इन्वेंट किया हुआ फालतू चीजों को उसमें बता रहा है। तो रेलिवेंसी होना चाहिए, जो ट्रेनर है तो वो उसका रेलिवेंस थ्योरेटिकल होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए उसमें, ताकि वो सामने वालों को अच्छी तरीके से समझा सके, प्रैक्टिकल के माध्यम से, थ्योरेटिकल के माध्यम से रेलिवेंसी होना चाहिए उस डेटा का, ताकि सामने वालों को अच्छी तरीके से समझ में आए और उस ट्रेनिंग का ट्रूथफुल वैल्यू हो। ठीक है। और क्या होना चाहिए? कॉर्पोरेट लेवल के अकॉर्डिंगली लीगल स्टैंडर्ड, मतलब लीगल टर्मिनोलॉजी, जो कॉर्पोरेट है लीगली एस्टेब्लिश है, फिर लीगल टर्मिनोलॉजी उसमें अफेक्ट करता है, कॉर्पोरेट का पॉलिसीज अफेक्ट करता है उसमें। तो ये सारा चीज उसमें होना चाहिए, क्या कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड उसमें होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ट्रेनिंग देंगे, उसके अकॉर्डिंगली इवॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए कॉर्पोरेट लेवल में काम कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में काम कर रहे हैं, तो उसके लेवल के अकॉर्डिंगली हमको ट्रेन करना होगा, जो हमको चाहिए। अगर मान लीजिए उसको नहीं करेंगे, उसे कंप्लायंसेस के अकॉर्डिंगली नहीं करेंगे, तो जो ट्रेनिंग इवोल्यूशन आएगा फ्रूटफुल नहीं आएगा। तो ये उसमें ऑथेंटिक होना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग जनरली वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोस्टली ज्यादा होता है, क्यों, और ट्रेनिंग में सर्विस सेक्टर में भी होता है, क्योंकि जैसे इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, वहां भी ज्यादातर ट्रेनिंग होता है, क्योंकि उनको कस्टमर को फेस करना होता है, कस्टमर को डील करना होता है, तो कैसे कस्टमर को डील करें, वहाँ जरूरी है। ठीक है। तो ये दोनों सेक्टर में होता है, लेकिन ज्यादातर देखिए हजार्डस सर्विस सेक्टर में कोई हजार्डस सब्सटेंसेस नहीं होता, क्योंकि कस्टमर डील करना है, सर्विस प्रोवाइड करना है एंड प्रॉफिट अर्निंग करना है। पर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में क्या होता है, प्रोडक्ट का बना रहे हैं, तो वो किसी मशीन्स के द्वारा बना रहे होंगे, तो मशीन्स में मैन पावर को काम करवाना वो हजार्डस चीजें हैं। ठीक है, वो मतलब कुछ हादसा हो गया, कुछ हो गया, तो वहाँ उसको वैल्यूएबल नॉलेज होना चाहिए उसको काम करने के लिए, इसको ट्रेंड करना होगा काम करने के पहले। ठीक है। तो ये इंडस्ट्री की कंप्लायंसेस को ध्यान में रखते हुए उसको करवाना है, ताकि जो ट्रेनिंग इवॉल्व हो वो ट्रूथफुल हो। नेक्स्ट है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखिए, रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो ट्रेनिंग के दरमियान, ट्रेनिंग इवॉल्व के दरमियान कैसे होगा? देखिए, हम ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, पिछले आपको टॉपिक में बताया, ट्रेनिंग दे रहे हैं बहुत सारे माध्यम से, और ऑफ द जॉब वो अलग मैटर है, वो उसको भी बताया गया था कल। ऑन द जॉब, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं, ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग हो रहा है, वेरियस मेथड्स और उसका टेक्निक्स जो हम लगाए थे कल, देखिए तो बहुत सारे में 15-20 मेथड्स हैं। ठीक है। उस मेथड्स को अप्रोप्रिएट रखना और इफेक्टफुल रखना, ताकि सामने वाले को समझ में आए। तो इसका जो ट्रेनिंग का रिसोर्स क्या होगा, जो हम मेथड यूज कर रहे हैं, तो जो हम मेथड यूज कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन परफेक्टली करना है। ये जो फिफ्थ पॉइंट है उसका कहना ये है। रिसोर्स रिसोर्स यहाँ पर क्या होगा ट्रेनिंग का, इवोल्यूशन का, जो हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए मेथड्स और टेक्नोलॉजी के यूज कर रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो किसके माध्यम से दे रहा हूँ? लैपटॉप के माध्यम से दे रहा है, इंटरनेट के माध्यम से दे रहा, ऑडियो वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो ये रिसोर्स बेटर यूटिलाइजेशन करना है आपको, आपको मेरी आवाज पहुंचाने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है। तो और भी बहुत सारे प्रकार हैं जो हम कल पढ़े हैं। तो उस पूरा मटेरियल्स को, उस मेथड्स को पूरा अप्रोप्रिएट यूज करना, ये ट्रेनिंग इवोल्यूशन का पार्ट है।
क्योंकि अगर हम जो रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करते हैं, उसको यूटिलाइज करते हैं, तो जो जो सामने वाला ट्रेनर जो है, जो ट्रेनिंग दे रहा है और ले रहा है ट्रेनिंग, तो उससे क्या होगा, उसको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए मैं अभी थोड़ा इसमें वीडियो को चला देता हूँ, ट्रेनिंग का ही कुछ वीडियो चला देता हूँ। ठीक है, मैं अपना बात को बंद करता हूँ और ट्रेनिंग का वीडियो चला देता हूँ, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो ग्रैपिंग करेगा, क्योंकि वो वीडियो रन कर रहा हूँ। ये बहुत सारे माध्यम है, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं। और जितने ज्यादा हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, ट्रेनिंग अच्छे तरीके से होगा। और जो परफॉर्मेंस बाद में जो निकल के आउटकम जो निकल के आएगा, वो बेटर आएगा। तो रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन करना, रिसोर्सेज यहाँ बस क्या होगा, जो मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी यूज करना। नेक्स्ट है फीडबैक इंटीग्रेशन। फीडबैक इंटीग्रेशन मीन्स क्या हो गया? फीडबैक मीन्स क्या हो गया? अब ट्रेनर जो है ट्रेनिंग को प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग्स वेरियस मीडियम हो गया, वेरियस माध्यम हो गया, मटेरियल्स मेथड जो भी यूज कर रहे हैं, पार्टिसिपेट को समझा रहे हैं, समझाने के बाद उससे क्या करेंगे, फीडबैक लेंगे कि समझ में आया या नहीं आया। उससे कुछ क्वेश्चन राइज करेंगे, ठीक है, फेस टू फेस इंटरेक्शन करेंगे। अब पूछेंगे उससे कि आपको ये समझ में नहीं आया, डाउट है कुछ इसमें तो बताइए, हम फिर से बताएंगे। तो ये फीडबैक इंटरेक्शन वाला प्रोसेस उसमें होता है। ये इवोल्यूशन, ट्रेनिंग इवोल्यूशन का मीनिंग है, समझ लीजिए इस प्रकार के उसमें इवॉल्व करने का मतलब को डिस्क्राइब किया पॉइंट्स में। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम आते हैं, तीन ऑथर्स है जो अभी थोड़ी देर पहले बताया, वो तीनों ऑथर ने अपने अपने मॉडल के तरीके से ट्रेनिंग इवोल्यूशन को बताया है कि कैसे ट्रेनिंग को इवॉल्व कर सकते हैं। देखिए, इवोल्यूशन करना है, आप जैसे अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया, छोटा सा एग्जांपल क्या दिया कि आप, मैंने टीच किया, आप पढ़ाई किए, एग्जाम दिए, एग्जाम में जो अच्छे नंबर आए, मतलब मेरा जो प्रोवाइड करना हुआ, आपको ट्रेनिंग दिया, वो ट्रूथफुल हुआ कि आप समझे और उसको वहां लिख कर आए और अच्छे नंबर से प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वही प्रोसेस है, ठीक है, इवोल्यूशन करने का वही प्रोसेस है। बट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑथर ने अपने अपने तरीके से उसको बताया है। तो जैसे पहला ऑथर ने बताया है क्रिक पैट्रिक, 4 लेवल मॉडल। 4 लेवल मॉडल क्योंकि 4 लेवल्स में उसको बताया गया है कि अपने अपने तरीके से कैसे है। देखिए, पहला लेवल में उन्होंने रिएक्शन की बात की, दूसरा में लर्निंग की बात की, तीसरा में बिहेवियर की बात की, चौथा में रिजल्ट की बात की। पहला में रिएक्शन की बात, रिएक्शन मीन्स कि हम ट्रेनर जो है प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो उन जो जो ट्रेनिंग ले रहा है, ठीक, जो ट्रेनी है, तो उनसे क्या करना है, रिएक्शन प्राप्त करना। रिएक्शन मीन्स क्या होगा, जब हम रिस्पोंडेंट को कुछ समझा रहे हैं, कुछ जो पार्टिसिपेट हैं, जो ट्रेनर्स को समझा रहा है, ठीक है, किसके बारे में समझा रहा होगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में समझा रहा होगा, उसको ट्रेनिंग दे रहा होगा, ठीक है, तो उससे एक फीडबैक लेना होगा कि उसको समझ में आया या नहीं आया। उनका मतलब एक्शन और रिएक्शन को समझना है। हम एक्शन कर रहे हैं, ट्रेनर क्या है, एक्शन कर रहा है, पहला तो उनको पहले समझा, तो रिएक्शन क्या होगा, वो जो पार्टिसिपेट वो अपना रिएक्शन देंगे कि हाँ, मुझको समझ में आ गया है, आगे बढ़िए आप। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो पद्धति है, एक्शन का रिएक्शन किसका, रिस्पोंडेंट का रिएक्शन जो होता है, पहला इवोल्यूशन का तरीका है। ठीक है, लेवल 1 तरीका, क्रिक पैटर्न के 4 लेवल मॉडल में पहला लेवल है रिएक्शन लेना, किसका, रिस्पोंडेंट का रिएक्शन लेना, ठीक है। दूसरा क्या है, लर्निंग। लर्निंग मीन्स क्या है, कितना वो लर्न किया ट्रेनिंग के दरमियान। ठीक, इसका जो टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग वेरियस माध्यम से होता है, क्या चीज का लर्निंग होगा, उसके नॉलेज, उसके स्किल, उसके एटीट्यूड को का टेस्टिंग करना। जब हम ट्रेन कर दिए, जो ट्रेनर हो रिस्पोंडेंट को ट्रेन कर दिया, ट्रेन करने के बाद वो कितना ग्रैपिंग किया, कितना लर्न किया, उसको समझना है। तो समझने के लिए वेरियस माध्यम हो सकता है, तो एग्जामिनेशन ले ले उसका, ठीक है, इंटरव्यू के माध्यम से डायरेक्ट इंटरव्यू ले ले, ठीक, ऑन द स्पॉट जहां पर वो ट्रेनिंग दे रहा है वहां पर डिमोस्ट्रेट कर ले, ये हो सकता है। बेसिकली देखिए, ये लर्निंग पद्धति है, बहुत सारे कंपनी में यूज होगा, क्योंकि देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सबसे जो अहम बात होती है वो सेल्स की बात होती है। सेल्स करना है, जो प्रोडक्ट तो कम आउट हो गया, ठीक है, फिनिश गुड कम आउट हो गया, उसको मार्केट में बेचना है, सेल आउट करना है। जब सेल आउट करना है मीन्स जो सेल्स पर्सन, मार्केटिंग के अंदर जो सेल्स पर्सन होगा, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होना चाहिए उसको सेल आउट करने के लिए। तो अगर उसको अच्छी तरह से ट्रेंड किए हैं, तो उसको समझा है कि हमको, आपको जाना है मार्केट में, कस्टमर से किस तरह से डील करना है, कैसे डील करना है, कैसे बातें करनी है, ठीक है, इसको हम पहले चेक करेंगे। ठीक है, लर्निंग में
मॉडल में इवॉल्व अभी क्या हम कर रहे हैं, ट्रेनिंग इवोल्यूशन कर रहे हैं ना। तो पहले लर्निंग का मतलब ये कि वो हम जो ट्रेनिंग दिया मार्केटिंग के बारे में, उसको सेल्स के बारे में हम ट्रेनिंग दिए, तो वो कितना ग्रैब किया, कितना समझा, किसके माध्यम से हम समझेंगे, उसको एग्जामिनेशन ले लेंगे, एक छोटा सा इंटरव्यू ले लेंगे छोटा सा, और पूछ लेंगे कि क्या क्या समझ में आया, मैंने बताया क्या क्या समझ में आया, क्या क्या लर्न किए। ये हो सकता है लर्निंग के माध्यम से हम उसको पहले से, वो मार्केट में जाने से पहले हम इवॉल्व कर लेंगे कि उसका परफॉर्मेंस ठीक है, वो मार्केट में जाएगा तो अच्छे से परफॉर्म करेगा, पहले से हम टेस्ट कर लेंगे। तो ये लर्निंग हो सकता है। तीसरा क्या है, बिहेवियर। बिहेवियर, देखिए, पर्सनालिटी ट्रेट्स और बिहेवियर्स आपने पढ़ा होगा। पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होता है वो चेंज नहीं होता, ऐसा क्या है, कहते हैं, लोग कहते हैं कि जो ट्रेट्स है, जो अंदर का चरित्र है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, एक बार बन गया, 20 साल, 21 साल, 22 साल हुआ तो चेंज नहीं होता। लेकिन मेरा मानना है कि बिहेवियर से लेकर एटीट्यूड सारा कुछ चेंज हो सकता है, अगर कोई भी काम 21 दिन तक लगातार किया जाए, 21 दिन तक लगातार किया जाए, तो वो उसके हैबिट में, हैबिचुअल में आ सकता है 22वां दिन में। ठीक है, तो बिहेवियर भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है, उसका काम करने का तरीका, ठीक, बोलने का तरीका, रहने का तरीका, सारा कुछ चेंज हो सकता है। तो 21 दिन क्या करना होगा, उसको ट्रेंड करना होगा, उसके बिहेवियर के ऊपर ट्रेंड करना होगा। देखिए, हम आर्मी में आर्मी के बारे में सुने होंगे, आर्मी वेरी डिसिप्लिन वे में रहते हैं, डिसिप्लिन मैनर में बात भी करते हैं, और उनका जो रूटीन रहता है, डेली रूटीन, वो क्या बहुत अच्छा रहता है। ये सारा चीज आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, कई के परिवार में होंगे आर्मी में। लेकिन कई लोग क्या बोलते हैं, बहुत बहुत ही हार्ड है उनका जो सिचुएशन है। ठीक है, उनका जो ट्रेनिंग जो दिया जाता है बहुत ही हार्ड होता है। वो ट्रेनिंग को आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ, बट क्या होगा, अपने सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए उस फील्ड में काम करने के लिए। लेकिन अगर उसी चीज को आप घर में रह के वही अगर आर्मी वाला रूल्स फॉलो करोगे 21 दिन तक, तो आप 22वां दिन में, मेरे हिसाब से 22वां दिन में वही आर्मी वाला रूल्स अपने अंदर भी ला सकते हो। तो ये बिहेवियर चेंजेस है, जब हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो बिहेवियर, वर्किंग बिहेवियर हो गया। हम ऑर्गेनाइजेशंस की जब बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्किंग बिहेवियर है, जब वो टीम के साथ काम कर रहा है, तो उसका बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं। हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, पहले जो बिहेवियर था और ट्रेनिंग, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो बिहेवियर, उसमें पैटर्न जो चेंजेस हुआ, उसके परफॉर्मेंस में जो चेंजेस हुआ, तो उसको चेक करना। ये तीसरा लेवल है जिसमें हम इवोल्यूशन करते हैं ट्रेनिंग। नेक्स्ट है, लास्ट है रिजल्ट। रिजल्ट फाउंड आउट, रिजल्ट क्या, रिजल्ट क्या चीज का हो सकता है। हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो रिजल्ट क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा प्रकार का रिजल्ट चाहिए, की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, क्वालिटी ऑफ वर्क हो, हायर बूस्टिंग मोराल्स हो, ठीक है, सेल्फ ग्रोथ हो, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो, और जितना ज्यादा लागत हो यानी कॉस्ट हो वो रिड्यूस हो। ठीक, ये हम रिजल्ट चाहते हैं। तो ट्रेनिंग के पहले जो रिजल्ट था पहले, आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो रिजल्ट आया, आफ्टर वर्क परफॉर्मेंस करने के बाद, वो जितना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ, क्वालिटी ऑफ वर्क इंक्रीज हुआ, मोरल बूस्टेड हुआ, सेल प्रमोशन हुआ, ठीक है, ज्यादा सेल आउट हुआ, कस्टमर हाईली सेटिस्फाइड हुए, ठीक है, और वो जो कॉस्ट रिड्यूसेस हुआ, इसको हम चेक करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। ये रिजल्ट की पद्धति, तो ये 4 लेवल में रिएक्शन, लर्निंग एंड बिहेवियर एंड रिजल्ट के माध्यम से अलग अलग तरीके से बताया कि ट्रेनिंग को कैसे इवॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, दूसरे ऑथर ने भी बताया है ट्रेनिंग इवोल्यूशन को अपने तरीके से, उन्होंने बताया। इन्होंने 4 फेसेस रखे, हीरो, 4 फेस। हीरो का शॉर्ट फॉर्म है, जैसे देखिए यहाँ पर आपको फेसेस 1, 2, 3 एंड 4 दिख रहा होगा। कॉन्टेक्ट्स, इनपुट्स, रिएक्शन एंड आउटपुट। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वही शॉर्टकट है, TIRO मॉडल। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, आई से इनपुट, आर से रिएक्शन, ओ से आउटपुट, हीरो मॉडल। अब इन्होंने इन चारों फेस में इन्होंने क्या क्या बताया है, कंटेंट्स। कंटेंट्स मीन्स जो ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव्स है, नीड, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए जो ट्रेनिंग के कंटेंट्स रखेंगे ना, उसमें क्या क्या हम सामने वालों को बताना है, क्या क्या हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो जो कंटेंट्स रखता है, वो कंटेंट्स का क्या क्या रहेगा, वो अपना ऑब्जेक्टिव पहले सेट करे, जो ट्रेनर है वो अपना ऑब्जेक्टिव सेट करता है अकॉर्डिंग टू कंपनी नीड्स, जो ऑर्गेनाइजेशन का नीड है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव जो उसको चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, उसके हिसाब से उसको एक फ्रेमवर्क डेवलप कर लेगा, किस क्या चीज डेवलप कर लेगा, ऑब्जेक्टिव, और अपने पॉइंट्स बना लेगा कि हमको इस मैटर में सामने वाला को समझाना है, ट्रेन करना है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकता है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से सेट हो सकता है। उसमें कंपनी ऑब्जेक्टिव जब सेट हो गया, कंटेंट सेट हो गया, अब उसमें क्या करेगा, जो ट्रेनर है वो केवल यही काम करेगा, स्किल डेवलपमेंट, नॉलेज को बढ़ाने का काम करेगा, एबिलिटी टू डू वर्क को बढ़ाने का काम करेगा, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का काम करेगा, यही काम करेगा।
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहले का परफॉर्मेंस इस कंटेंट्स पार्ट्स में क्या होता है, कंटेंट्स बना लिया, ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया कि हमको ये पार्ट में स्किल, ये पार्ट में नॉलेज, ये पार्ट में एबिलिटी को इंक्रीज करना है सामने वाले का, ठीक है, जिसको हम ट्रेन करेंगे। तो ये गैप डेवलप हो रहा है, जो पहले का जो उसका परफॉर्मेंस है और बाद का जो परफॉर्मेंस जो होने वाला है ट्रेनिंग के दरमियान के बाद जो परफॉर्मेंस होगा, वो एक गैप हो गया। उस गैप को फुलफिलमेंट करने के लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया है कि वो जो ऑब्जेक्टिव का अंदर में उसको ट्रेन कर दिया जाएगा, तो सारा चीज उसका डेवलप हो जाएगा, फिर जो गैप जो है वो फुलफिलमेंट हो जाएगा। ये वो सेट कर लिए रहते हैं। अब क्या है, देखिए कंटेंट्स के दरमियान में, कंटेंट्स में क्या होता है, जो ऑब्जेक्टिव और वो सेट करते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। पहला गोल, जो हाई लेवल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हाई लेवल ऑब्जेक्टिव मतलब जैसे बहुत ज्यादा पुअर परफॉर्मेंस हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस का, इनसफिशिएंट रेवेन्यू आ रहा है, काम सही तरीके से हो नहीं रहा है, ठीक, कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत परफॉर्मेंस पुअर, तो इस लेवल का ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है। ये गोल के तहत में इस लेवल का ऑब्जेक्टिव को सेट कर दिया जाएगा और उसके रिगार्डिंग में ट्रेनिंग दिया जाएगा। दूसरा है इंटरमीडिएट गोल। इंटरमीडिएट गोल क्या क्या होता है कि वो वर्क प्रैक्टिस में डिपेंड रहता है और बिहेवियर पे मतलब जो जिसको हम ट्रेन करना है उनके बिहेवियर, उनके काम करने पर उनके पद्धति पे डिपेंड रहता है, उसको बढ़ाना है, उनके टीम वर्क को, उनके कम्युनिकेशन को, उनको एनकरेजिंग करना है, ठीक है, कि नया चीजें वो ला सके, नया चीज सोच सके। इसके लिए जो ऑब्जेक्टिव सेट करेगा ट्रेनर, ठीक, प्रोवाइड करने के लिए, वो इंटरमीडिएट गोल कहलाता है। ठीक, तीसरा जो है इमीडिएट गोल, ये कंटेंट्स के दरमियान है, जितना पॉइंट्स बता रहा हूँ कंटेंट्स के दरमियान है। नेक्स्ट है इमीडिएट गोल। इमीडिएट गोल क्या है, इमीडिएट मतलब तुरंत का गोल, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन को तुरंत अपना कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, तो तुरंत कैपेसिटी को इंक्रीज करना है, तो यानी कि इमीडिएट गोल उसका फाइंड आउट हुआ, उसके हिसाब से वो ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, ये कंटेंट्स को सेट करता है, ठीक है, इसको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ये है कंटेंट्स के तहत, कंटेंट के तहत ये सारे चीज में आएगा और उसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव को सेट करेगा, फिर उसके बाद वो ट्रेनिंग देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इनपुट। ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, नेक्स्ट वो इनपुट में आएगा। इनपुट्स मींस द बेस्ट स्ट्रेटेजी और मेथोडोलॉजी को यूज करेंगे। कौन कौन सा मेथोडोलॉजी यूज कर सकता है, ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, जो वो पद्धति बताया था कल, वो सारा पद्धति को यहाँ वो प्रोसेस इनपुट में लेके आएगा। यानी कि एक्सटर्नल ट्रेनर को लेके आ सकता है, इंटरनल ट्रेनर हो सकता है, ऑनलाइन मॉड्यूल हो सकता है, वर्कशॉप हो सकता है, सेमिनार हो सकता है, वीडियो हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, मोबाइल एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। ये इनपुट्स है जिसके माध्यम से जो ये पहला सेट किया हुआ ऑब्जेक्टिव उसको फुलफिलमेंट करने का काम ये इनपुट के माध्यम से हम ट्रेन करेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन। रिएक्शन में क्या बता रहा हूँ उन्होंने, जब ट्रेनिंग इनपुट के माध्यम से हम दे दिए तो उसका हम फीडबैक लेंगे पार्टिसिपेंट से कि समझे भैया कि नहीं समझे, कि ऊपर से चला गया, इसको हम रिएक्शन को समझेंगे। जैसे इसमें जो पहले मॉडल में रिएक्शन को पहले समझा था, वैसे ही था, इन्होंने थर्ड फेज में रिएक्शन को बताया है। फीडबैक को लेगा कि इनपुट देने के बाद, आपको समझाने के बाद आपको समझ में आया कि नहीं, ये रिएक्शन में समझेंगे। रिएक्शन एक सर्वे करवाएंगे कि उनको समझ में आया कि नहीं, क्वेश्चन देंगे उनको, इंटरव्यू लेंगे उनका, समझ में आया कि नहीं, उससे समझ में आएगा। ठीक है, इंटरव्यू लेंगे हम सामने और आपको पूछूंगा कि ट्रेनिंग का मतलब क्या है, आपने अच्छा बता दिया, आंसर दे दिया, मतलब आपको समझ में आया, तो आपका रिएक्शन हो गया। वैसे रिएक्शन लेंगे। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट क्या है कि जो हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया था कंटेंट्स में वेरियस माध्यम से, मतलब गोल हो गया, इंटरमीडिएट गोल हो गया, इमीडिएट गोल जो सेट किए थे कंटेंट्स में, इस कंटेंट्स के दरमियान उनको समझाया गया था, एक ट्रेनिंग दिया गया था वेरियस इनपुट लगा के, तो उनके बाद में उनके परफॉर्मेंस में, उनके स्किल में इंक्रीज हुआ कि नहीं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा कि नहीं, ये आउटपुट में देखेंगे। ठीक है, जो लर्नर है, ठीक है, उसका असेसमेंट करके देखेंगे कि वो जो हम ट्रेनिंग दिए हैं तो उसके स्किल में ग्रोथ हुआ है कि नहीं, उसके नॉलेज में ग्रोथ हुआ है कि नहीं, हमारा जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे वो फुलफिलमेंट हो रहा है कि नहीं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुआ है कि नहीं, ये सारा चीज ये आउटपुट के तहत में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है तीसरे ऑथर का जो मॉडल है, फिलिप्स आरओआई मॉडल। आरओआई मींस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मॉडल। ठीक, देखिए ट्रेनिंग जब करवाता है ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ट्रेनिंग करवा रहा है तो उसका लागत लगता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करता है, पैसे लगाता है।
ठीक है? या वीडियो ऑडियो कॉन्फ्रेंसेस कराएगा, सेमिनार कराएगा, वर्कशॉप कराएगा तो उसमें पैसा लगेगा, ठीक है? उनका खाने का, रहने का, जो भी जितने दिन के लिए वो ट्रेनिंग दे रहा है, सारा चीज़ लगेगी। तो ये आरओआई मॉडल है, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें से रिटर्न कितना आ रहा है, जितना वो ट्रेनिंग के लिए खर्चा किया, तो उसमें से वापस कितना आया, कितना परफॉर्मेंस इंक्रीज हुआ उनका, कितना ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ, ये फिलिप जी ने अपने मॉडल्स में बताया है, ठीक है? इसमें देखिए, इसमें भी सेम चीज को उन्होंने बताया है, लेकिन इन्होंने एक पॉइंट को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है लास्ट फिफ्थ लेवल में, देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये फिफ्थ पॉइंट को इंट्रोड्यूस किया, बाकी सब चीज सेम, रिएक्शन, लर्निंग, एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन एंड बिजनेस इम्पैक्ट, वो बिजनेस में जो क्या उसमें इंक्रीज हुआ, ये सारा चीज एक ही है जो पिछले मॉडल में ही बताया था। पर इन्होंने एक नया टर्मिनोलॉजी यूज कर दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना वो लागत लगाया वो वापस हुआ कि नहीं, उतना प्रॉफिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन को हुआ कि नहीं, ये इसमें चेक करना है। जैसे अब देख लेते हैं शुरू से, रिएक्शन में क्या होगा, ट्रेनिंग जो ट्रेन किया तो उसको अपने सर्वे के माध्यम से, क्वेश्चनर के माध्यम से, वर्बली ये सब कुछ समझेगा कि उसको समझ में आए कि नहीं, सामने वाला रिएक्शन लेगा उससे, ठीक है? क्योंकि साइकोलॉजिकल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, सब कुछ चीज को समझेगा जो ट्रेनर है, तो सामने वाले को समझ में आए कि नहीं, ये रिएक्शन हो गया। दूसरा लर्निंग हो गया, लर्निंग मीन्स उसको लर्न हुआ कि नहीं, जो हम समझाए हैं उसको समझ में आया कि नहीं, उसके नॉलेज गेन हुआ कि नहीं, उसका स्किल थोड़ा डेवलप हुआ कि नहीं, ये कैसे हम ट्रेंड देखेंगे, उसके परफॉर्मेंस से देखेंगे, उसके स्किल से देखेंगे, उसकी स्किल टेस्टिंग करेंगे कि उसकी स्किल ग्रोथ हुआ है कि नहीं, उसके परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस को टेस्टिंग करेंगे और फिर समझेंगे कि वो लर्न किया है कि नहीं, ये लर्निंग लर्निंग में आ जाएगा। एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि इम्प्लीमेंट करना, तो ट्रेनिंग दिए हैं, जो लर्न करवाए हैं, ठीक है, उसको जॉब में इम्प्लीमेंट करके देखना उसको। अभी तो ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग देने के बाद वो समझा है, तो उसको लर्न करवाए हैं, लर्न करवाने के बाद उसको वो जो लर्न किए हुए पार्टिसिपेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, एप्लीकेशन इम्प्लीमेंट किया, जो ट्रेनिंग है उसको इम्प्लीमेंट किया, और करने के बाद वो अपना आउटपुट देंगे, ठीक है? आउटपुट क्या देंगे, बिजनेस इम्पैक्ट, मतलब आउटपुट कहाँ समझ में आएगा हमको, बिजनेस के ग्रोथ से, ओवरऑल जो बिजनेस का ग्रोथ होगा, क्या चीज में ग्रोथ होगा, प्रोडक्टिविटी में ग्रोथ होगा, मॉरलिटी में ग्रोथ होगा, ठीक है? एम्प्लॉइज के टर्नओवर रिड्यूसिंग होगा, ठीक है? और वेरियस और है परफॉर्मेंस लेवल उसका हाइक होगा, ये हमारे हम यहाँ बिजनेस इम्पैक्ट समझ में आ जाएगा। लेकिन लास्ट में ये सारा चीज जो ऊपर का जो 4 पॉइंट है, ये पहले वाले मॉडल्स में भी यही चीज डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है? ये भी अपने तरीके से इन्होंने भी 4 डिस्क्राइब किया, लेकिन 5वां इन्होंने एक्स्ट्रा रख दिया है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इतने करने के लिए, रिएक्शन लर्निंग करवाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए और जो ये आउटपुट देखने के लिए उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया, तो जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्डाइज किया था पहले, उससे बढ़ा या कम हुआ, ठीक? अगर बढ़ा मतलब कि उनका जो इन्वेस्टमेंट किया ट्रेनिंग के दरमियान उसका ट्रूथफुल हुआ, प्रॉफिट हुआ उनको। अगर उससे जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था उससे नीचे आ गया, मतलब उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिविटी में चला गया। ये फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, एक्चुअल जो कॉस्ट उसको लग रहा है और कितना वो गेन किया आफ्टर ट्रेनिंग, ये अब उन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ये इन्होंने बताया फिलिप्स आरओई मॉडल। ये 3 प्रकार के मॉडल्स हो गए, 3 ऑथर्स के हो गए, वो अपने तरीके से ट्रेनिंग इवोल्यूशन करने का तरीका बताया है। चलिए, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। पहला इसमें पॉइंट दिख रहा होगा आप लोगों को, आइडेंटिफाई मेट्रिक्स फॉर ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस। कौन कौन सा मेट्रिक्स है जो ट्रेनिंग को अफेक्टफुल बनाता है, जब हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग देने के बाद जो ट्रेनिंग ले लिए हैं, प्राप्त कर लिए हैं, उसमें क्या क्या इंक्रीज होगा आफ्टर ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग हम दे देंगे, ट्रेनिंग के बाद क्या इंक्रीज होगा जिसको ट्रेन किया है, स्किल। ओके, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वेरी गुड। तो उनका जो नॉलेज है, जो उनका स्किल है, मतलब यहाँ पर आइडेंटिफाई मेट्रिक्स फॉर ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस का कहने का मतलब ये है कि आफ्टर ट्रेनिंग देने के बाद उनके जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो लर्न किए, क्या किए, उसको डिफरेंट वे में मैं बताने वाला हूँ आगे। पहला जो पॉइंट है इसमें, मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स अगर उसको देखा जाए, तो उनका नॉलेज एंड स्किल ट्रेनिंग को अफेक्टफुल बनाने के लिए, तब वो अफेक्टफुल हो सकता है जब हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसका स्किल एनहांस हुआ कि नहीं, उसका जो नॉलेज एनहांस हुआ कि नहीं, इसको हम चेक करेंगे कि बिफोर बिफोर ट्रेनिंग देने के पहले और आफ्टर ट्रेनिंग देने के बाद चेक करेंगे। तो ये क्या ट्रेनिंग अफेक्टफुल है, पहला तरीका हो गया। पहला क्या हो गया, पहला मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिफाई मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स हो गया उसका नॉलेज और स्किल गेन। दूसरा इसमें है लर्निंग,
वो हम हमारे ट्रेनिंग के देने के बाद वो कितना लर्न किया। जैसे हम प्रोडक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, ये मशीन को इस तरीके से यूज करना है, तो उस मशीन को किस तरह से यूज करना है, कितना ग्रैब किया, कितना समझा, कितना वो लर्न किया मशीन के बारे में, डिफरेंट पार्ट्स के बारे में उसकी, तो वो लर्निंग किसे समझ में आएगा। तीसरा, सक्सेस ऑफ वर्क। तीसरा मैट्रिक्स है जो सक्सेस ऑफ वर्क, वो अपने वर्क को कितना अच्छी तरीके से किया आफ्टर ट्रेनिंग, कितने अच्छे तरीके से क्वालिटी ऑफ वर्क में इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ ट्रेनिंग देने के बाद। तो इंक्रीज होगा मीन्स गुड, ठीक है। टाइम कितना लगाया, वो टाइम एफिशिएंसी कितना परफॉर्म करने, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए कितना वो टाइम लगा, ये हो सकता है। ये तीसरा मैट्रिक्स हो गया, ठीक। और चौथा मैट्रिक्स कल्चरल इन्फ्लुएंस मीन्स क्या है, तो देखिए बिहेवियर पे डिपेंड है। जब हम ट्रेन कर रहे हैं तो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल का पर्सनल बिहेवियर्स है, तो उनके पर्सनल ट्रेड्स और पर्सनल बिहेवियर, तो उसमें कितना एनहांसमेंट हुआ, उसके कम्युनिकेशन स्किल में कितना एनहांसमेंट हुआ, उसके पर्सनालिटी में कितना एनहांसमेंट हुआ, ठीक है, वो कितने अच्छे तरीके से अपने सबऑर्डिनेट से काम कर पाएगा, कितना कोलैबोरेट कर पाएगा, ठीक है, ये कल्चर इन्फ्लुएंसिंग है, ठीक है। ये जो मैं अभी पॉइंट्स बताया वो आइडेंटिफाई मैट्रिक्स हैं जिससे हम ट्रेनिंग को इफेक्टफुल बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्टिंग द बेस्ट अप्रोच एंड गैदरिंग डाटा। बहुत सारे तरीके हैं अप्रोच, क्या क्या हो सकता है, बेस्ट अप्रोच क्या है बताइए, जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं कितना इफेक्टफुल हुआ। फीडबैक जब हम लेते हैं आफ्टर ट्रेनिंग, हम जब फीडबैक लेंगे तो फीडबैक किस किस चीज माध्यम से लेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से लेंगे। क्वेश्चन कैसे बनाना है, ये तो आपको रिसर्च मेथोलॉजी में सर ने बताया होगा या फिर बताएंगे, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो गूगल फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक, ये तो सर बताएंगे या बताने वाले होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन पूछ के सामने वाले को हम समझते हैं कि जो हमने बताया कि वो समझ में आया कि नहीं। तो ये सेलेक्टिंग द बेस्ट अप्रोच। और हम डेटा को कलेक्ट करते हैं कहाँ से, क्वेश्चन के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, फोकस ग्रुप ग्रुप को एक जगह रख लेते हैं, ग्रुप को हम पूछते सवाल पूछते हैं, उसके माध्यम से हो गया। ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, मतलब हम ट्रेनिंग देने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं काम करने के लिए और उसको ऑब्जर्व कर देते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं कि वो जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है कि नहीं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये चार मेथड्स हो सकते हैं, क्वेश्चन, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप एंड ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, ये बेस्ट अप्रोचेस है जहां से हम डेटा को गैदर करते हैं। और उससे डेटा को जब डेटा रिव्यू और एनालाइज करेंगे, जो डेटा हम प्राप्त करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, इंटरव्यू के माध्यम से, ग्रुप फोकस के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से, जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे उसको एनालाइज करके देखेंगे कि हाँ, जो हमने उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया और जो सिखाया उसको तो सीखे, तो क्वेश्चन में तो दिखेगा कि जब वो हम क्वेश्चन पूछे उससे, जैसे मैं आप क्वेश्चन पूछूंगा, आपने आंसर दिया, मतलब मैंने एनालाइज किया कि आपको समझ में आ गया। वैसे ही क्वेश्चन क्वेश्चन के माध्यम से जब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो हमको समझ में आएगा कि उनको समझ में आया है, सामने वाले को समझ में आया है या नहीं समझ में आया है, ठीक है। तो ये डेटा रिव्यू एनालिसिस करना है। इन तीन माध्यम से हम समझ जाते हैं कि ट्रेनिंग इफेक्टफुल हुआ है कि नहीं। अगर पॉजिटिव वे में जाएगा सारा चीज, ठीक है, मतलब ये वो फर्स्ट से लेकर जितना अप्रोचेस डेटा कलेक्शन किया उसके बाद उसको रिव्यू किया, उसके बाद एनालाइज किए, एनालाइज करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा, रिजल्ट फाउंड आउट हो जाएगा कि जो हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है वो ट्रूथफुल है या नहीं, ठीक है। तो ये इफेक्टिव बनाने के लिए हम ये काम को करते हैं कि हमने जो ट्रेनिंग दिया है वो ट्रूथफुल हुआ कि नहीं, इसलिए जरूरी है, ठीक है, अफेक्टिव बनाने के लिए। अगर मान लीजिए नहीं हुआ है, तो नहीं हुआ है तो क्या करते हैं उसमें, और फिर ट्रेनर जो है अपना ऑब्जेक्टिव और थोड़ा सा एडवांस एडवांस करके बनाएगा, ताकि अगला जो ट्रेनिंग होगा उसमें और उसको ट्रेन कर दे और दूसरे तरीके से उसको ट्रेन किया जाए, ताकि उसको सामने वालों को अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो ये एक और तरीका है, ठीक है, इवॉल्व करने का, ठीक है। तो ये डेटा से, जो डेटा एनालाइज करेंगे ना, उससे फाउंड आउट होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से आगे काम करे। ऑप्टिमल टाइमिंग फॉर ट्रेनिंग इवोल्यूशन, कौन सा टाइम, कौन कौन सा प्रकार का टाइम होता है जहां पर सब ट्रेनिंग को इवॉल्व करते हैं, कौन कौन सा पॉइंट हो सकता है। इनिशियल, शुरुआती तौर पर, देखिए यहाँ पॉइंट्स लिखा हुआ है, इनिशियल इवोल्यूशन, मिड टर्म इवोल्यूशन, एंड ऑफ ट्रेनिंग इवोल्यूशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवोल्यूशन एंड एनुअल इवोल्यूशन। ये क्या क्या है। इनिशियल मतलब शुरुआती तौर पे, जब मैं आपको टीच कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ कुछ चीजों को, शुरू में ही पूछ लेता हूँ कि आपको ये समझ में आया, शुरुआती तौर पे, ठीक। मैं लास्ट में नहीं, पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको नहीं पूछ रहा हूँ,
पहले ही पूछ रहा हूँ, जब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक पॉइंट को समझाया, उसके बाद आपने पूछा, उसके बाद आपने बोला नो डाउट, समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब ये इनिशियल इवोल्यूशन किया मैं आपको शुरुआत में। पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको नहीं पूछा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। तो इस टाइप का जो इवोल्यूशन करते हैं, इसका जो टाइमिंग है, शुरुआती दौर पे हम जब ट्रेनर है जो प्रोवाइड कर रहा है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो जब वो एक टॉपिक पढ़ाएगा, उसको समझाएगा सामने वाले को, तो सामने वाले को पूछ लेगा कि आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है। तो इस टाइप का इवोल्यूशन, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्वेश्चन पूछ के पूछेगा, पहले क्वेश्चन पूछेगा ट्रेनर जो है, क्वेश्चन पूछेगा, हाँ। अब सामने वाला उसमें रिस्पॉन्ड करेगा कि हाँ, तो समझ में आएगा ट्रेनर को कि समझ में आ गया उसको। ये इनिशियल इवोल्यूशन, ये इसको कहते हैं शुरुआती तौर पे इवोल्यूशन करना। नेक्स्ट है मिड टर्म, बीच में मान लीजिए 1 घंटे का ड्यूरेशन है, 1 घंटे की मैं आपको टीचिंग कर रहा हूँ, तो आपको शुरुआत में नहीं पूछा मान लिया और लास्ट में भी नहीं पूछा, बीच में अगर पूछता हूँ कभी भी, मान लिया अभी स्टॉप कर देता हूँ आपको, अभी जितना पता पढ़ाया हूँ आज एचआरएम में उसको बताइए, एक सवाल पूछता हूँ आप, तो इस टाइप का जो इवॉल्व करूंगा बीच में पूछने का, मिड टर्म इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एंड ऑफ ट्रेनिंग, मतलब लास्ट में पूरा ट्रेनिंग समाप्त, पूरा चीज मैं बता दिया एचआरएम के बारे में, उसके बाद मैं आपको पूछूंगा आप सवाल, पूरा शुरू चैप्टर 1 से लेकर अभी तक जितना चैप्टर पढ़े हैं उसको मैं पूछना चालू करूंगा। तो ये क्या होगा, एंड ऑफ ट्रेनिंग इवोल्यूशन होगा। मैं लास्ट में पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, उसके बाद मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आया है नहीं आया है। ठीक है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन मीन्स बाद में इवोल्यूशन करना। ट्रेनिंग के ये देखिए, ये जो तीनों टर्म्स है ट्रेनिंग के दरमियान होता है, ट्रेनिंग के शुरुआत में, ट्रेनिंग के बीच में, ट्रेनिंग के एंड में। लेकिन यहाँ जो है पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवोल्यूशन मीन्स क्या होगा, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किए हैं, ठीक है, वो एम्प्लॉइज जो है वो अपना परफॉर्मेंस देंगे, परफॉर्मेंस देने के बाद उसके बाद इवोल्यूशन करना, वो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवोल्यूशन हो गया। बाद में करना, कुछ दिनों के बाद करना, जब वो परफॉर्मेंस अपना देंगी, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन इवोल्यूशन। और लास्ट वन है एनुअल इवोल्यूशन मींस, ला 1 साल के दरमियान, 1 साल का वो ट्रेनिंग देगा, जब भी ट्रेनिंग दिया होगा 1 साल के दरमियान में, और अपना परफॉर्मेंस करवाया हो फिर जो एम्प्लॉइज को, लेकिन वो कभी नहीं करेगा, वो एट द एंड ऑफ ईयर, लास्ट में उसके परफॉर्मेंस को जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस वो फिक्स किया होगा एनुअली, उसके हिसाब से जो आफ्टर ट्रेनिंग जितना भी ट्रेनिंग दिया होगा उसको मैच करेगा कि जो स्टैंडर्ड था उससे वो है या नहीं है एनुअली। तो ये एनुअल इवोल्यूशन कहलाएगा। ये टाइमिंग है, ट्रेनिंग इवोल्यूशन करने का टाइमिंग है, इसका रेलेवेंसी नहीं है, फिर भी आप समझिए। इनिशियल, मिड टर्म्स, एंड ऑफ द ट्रेनिंग, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ट्रेनिंग एंड एनुअल इवोल्यूशन, ये टाइमिंग है इवोल्यूशन करने का टाइम। नेक्स्ट हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग। आप अब मुझे बताइए, ट्रेनिंग कंप्लीट है, यहाँ तक आप कंप्लीट हो गए ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या है वो समझ गए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वेरियस माध्यम से, यानी मीडियम और टेक्निक्स वो भी समझ गए, ट्रेनिंग इवोल्यूशन भी समझ गए। तो इसका इम्पोर्टेंस क्यों है, ये भी समझ गए होंगे क्या इम्पोर्टेंस है। यही इम्पोर्टेंस यहाँ शो आउट किया है कि अपने तरीके से क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इवॉल्व करने से क्या क्या फायदे होगा ऑर्गेनाइजेशन, जरूरत भी नहीं है इसको इवोल्यूशन करने का, ट्रेनिंग दे दिया हो गया, काम खत्म हो गया, इवोल्यूशन करने की क्या जरूरत है कि ट्रेनिंग प्रूफ हुआ है या नहीं हुआ, इसके लिए जरूरत है। पहला, फॉस्टरिंग अ कोलैबोरेटिव स्पिरिट, वो कोलैबोरेटिव, जो जिसको हम जैसे मान लीजिए 10 एम्प्लॉइज को समझाएं, ट्रेनिंग दिए किसी प्रोडक्ट के बारे में या फिर एक्स वाई जेड के बारे में हम ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग देने के बाद वो काम करेगा, तो वो कोलैबोरेटिव वे में काम कर रहा है या नहीं है कर रहा है, हमको समझाए हैं, ट्रेनिंग दिए हैं कि आप, कि देखिए एक जन से काम कंप्लीट नहीं होगा, आपको टीम वर्क करना है, टीम वर्क करने के लिए क्या क्या करना होगा वो ट्रेनिंग के दरमियान समझाएं। तो कोलैबोरेटिव वे में वो काम किए कि नहीं, एक दूसरे का म्यूचुअल ट्रस्ट गेन करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में काम किए कि नहीं, ठीक है, इसलिए उसको चेक करना है, तभी तो हमको समझ में आएगा कि ट्रूथफुल है या नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंस है, इवोल्यूशन करने की जरूरत है आफ्टर ट्रेनिंग, कि वो कोलिबरेटिव होकर काम कर रहे हैं कि नहीं, उसको चेक करना है, अगर नहीं कर रहा है तो मतलब हमारा ट्रेनिंग व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि उसको उसी के लिए हम ट्रेनिंग किए हैं कि टीम वर्क करे और जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है अच्छी तरीके से फुलफिलमेंट करे। नेक्स्ट है एनहांसिंग एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय को बने रखने के लिए, देखिए ट्रेनिंग दे रहे हैं मीन्स उसका
मोरल डेवलप हो रहा है, मोरल सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है? उसको उस जॉब के रिगार्डिंग जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है, उसके बारे में नॉलेज गेन हो रहा है, तो अच्छी तरीके से अपना काम को निष्पादन कर सकता है, ठीक है? तो वो जब अच्छी तरीके से उसको काम को कर सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो वो रिटेन करके रहेगा, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशंस में बने रहेगा। तो ये ट्रेनिंग इवोल्यूशन का इम्पोर्टेंस है कि एम्प्लॉयी को रोक के रख के रखता है, एनहांसिंग करता है, ठीक है? नेक्स्ट बूस्टिंग सेल्फ परफॉर्मेंस बढ़ाता है। जब मार्केटिंग के जो सेल्फ पर्सन है उसको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो वो जाहिर-सी बात है, वो अगर हम इवॉल्व करके देखेंगे कि उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब फिर हमको समझ में आएगा कि उसका सेल्फ एट द एंड यूज़र के पास जाके वो आप सेल आउट करेगा, जब प्रोडक्ट को सेल आउट करेगा, तो उसका परफॉर्मेंस बूस्ट होगा कि नहीं। ये ट्रेनिंग की इवोल्यूशन समझ में आएगा, ठीक है? नेक्स्ट है ड्राइविंग बिजनेस आउटकम विद केपीआई इंटीग्रेशन। केपीआई मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। केपीआई मीन्स की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। उसकी परफॉर्मेंस इंडिकेटर इंडिकेटर मीन्स कह सकते हैं अलग-अलग ऑर्गेनाइजेशन के अलग-अलग इंडिकेटर्स वो अपना सेट आउट कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली उस मतलब वो समझ लीजिए स्टैंडर्ड है। मान लीजिए प्रोडक्टिविटी को ही एक मतलब की रख लीजिए। प्रोडक्टिविटी 2000 यूनिट, उसको 3000 यूनिट करना है। अभी स्टैंडर्ड रख दिया 2000 यूनिट होना चाहिए। एक ही स्टैंडर्ड होगा, 1 यूनिट। ठीक है, 2000 1 यूनिट कर दिया मान लीजिए स्टैंडर्ड, फिक्स कर दिया। एक की पर्सन जो केपीआई का मतलब बता रहा हूँ आपको, की पर्सन इंडिकेटर का मतलब ये हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी अपना ऑब्जेक्टिव सेट कर सकता है कि तो आफ्टर ट्रेनिंग कितना वो आउटकम दिया, बिजनेस को कितना आउट किया। मान लीजिए 2000 यूनिट का हम केपीआई सेट किए थे, ठीक है? तो वो आफ्टर ट्रेनिंग वो 2000 यूनिट पहुँचा पाया या नहीं पहुँचा पाया, ठीक? ये एक प्रोडक्शन की कैपेसिटीज़ हो गया। मान लीजिए हम एक दूसरा एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, टीम वर्क को ही ले लेते हैं। एक दूसरा केपीआई इंटीग्रेशन है समझ लीजिए कि परफॉर्मेंस है, कि वो आफ्टर ट्रेनिंग वो उसमें फुलफिलमेंट हुआ कि नहीं, वो काम टीम वर्क किया कि नहीं किया, अकेले ही भाग रहा था, ठीक है? अकेले ही अब समझ गया और ट्रेनिंग देने के बाद वो अकेले-अकेले काम करके अपना परफॉर्मेंस बढ़ा रहा था, दूसरे का नहीं। तो ये टीम वर्क को किया कि नहीं, ये दूसरा केपीआई हो सकता है। तीसरा, चौथा, पाँचवाँ कोई भी केपीआई हो ऑर्गेनाइज़ेशन अपना-अपना की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट करके रखते हैं। उसके हिसाब से चेक करते हैं आफ्टर ट्रेनिंग उसमें फुलफिलमेंट हुआ कि नहीं, वहाँ पहुँच पाए कि नहीं वो एम्प्लॉइज़, ठीक है? ये है चौथा पॉइंट। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग कस्टमर एंड साइलेंट क्लाइंट सैटिस्फैक्शन। अब सेल पर्सन्स को हम दे रहे हैं ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है? उसको इवॉल्व करके देख रहे हैं, पूरा हम जो बताए हैं उसको समझ में आया कि नहीं, इवॉल्व कर रहे हैं। अब फिर वो मार्केट में जाएगा, कस्टमर से डील करेगा। फिर उसके बाद वो कस्टमर को सैटिस्फाइड कर कर पाया कि नहीं, अपने कस्टमर और क्लाइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है? इंश्योरेंस में टर्म्स में अगर देखा जाए तो क्लाइंट ही कहते हैं जो जिसको सेल आउट करते हैं। तो क्लाइंट के पास मिलने गया, उसको समझाया, ठीक है? जितना वो ट्रेंड होके आया, उसको समझाया और वो सेल आउट कर पाया। तो उसको कितना सैटिस्फाई कर पाया है, किससे समझ में आई और उसने समझाया। ये सारा चीज़ क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग है। इससे बेनिफिट्स हैं, इतना इम्पोर्टेंस है ट्रेनिंग की, इसके और अच्छे तरीके से ट्रेनिंग देने से ये ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट्स होता है। देखिए क्लियर है, वही चीज़ इम्पोर्टेंस, वही चीज़ बेनिफिट्स है। देखिए इसमें भी बेनिफिट्स में आपको ट्रेनिंग इवोल्यूशन के बेनिफिट्स में क्या बताया गया है। रिफाइनमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसीजर, ऑप्टिमम ऑफ ट्रेनिंग रिसोर्सेज, सेम चीज़ को बताया है। एनहांसमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, फैसिलिटी ऑफ करियर प्रोग्रेस, ये सब पॉइंट्स क्या होता है, ट्रेनिंग इवोल्यूशन करने से क्या फायदे हुए, क्या बेनिफिट्स हुए। ट्रेनिंग जो प्रोसीजर है, पहला जो पॉइंट देखिए, रिफाइनिंग ऑफ ट्रेनिंग प्रोसीजर। प्रोसीजर मीन्स क्या है, जो मेथड और टेक्निक यूज किए हैं ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है? जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के जो 20-25 मेथड्स है उसको यूज किए होंगे। तो उसमें बेनिफिट हुआ कि नहीं, कि हमको चेंज करने की जरूरत है। चेंज करने की जब मान लीजिए ऑडियो वीडियोस में आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इससे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँगा, आप आइए ऑफलाइन क्लास में आइए, ठीक है? क्लासरूम में आइए, फेस टू फेस आपको समझाता हूँ। तो ये दूसरा माध्यम हो सकता है। और तो रिफाइन यही पहला पॉइंट यही बोल रहा है, रिफाइनमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोसीजर। ये उसका ट्रेनिंग इवोल्यूशन करने का पहला बेनिफिट यही है कि प्रोसीजर को हम रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? जो जिस माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आया मान लीजिए, तो मैं इसको चेंज करके दूसरा माध्यम यूज़ करूँगा, ठीक है? आपको मैं ऑफलाइन क्लास बुलाऊँगा, आप आइए और ऑफलाइन पढ़ते हैं, वहाँ समझिए मुझसे, ये हो सकता है, ठीक? नेक्स्ट है ऑप्टिमम ऑफ ट्रेनिंग रिसोर्सेज, जितना हम रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, उसको ऑप्टिमम वे में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनहांसमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जितना जो जिसको हम ट्रेंड किए हैं उसके अंदर ये स्किल तो ऑटोमेटिक डेवलप होगा
कि वो एट द एडवर्स कंडीशन में भी वो जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा वर्किंग के दरमियान उसको सॉल्व कर ले, ठीक? तो ये एनहांसमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उसके अंदर डेवलप होगा, ठीक? ये बेनिफिट है। फैसिलिटिंग ऑफ क्या है करियर प्रोग्रेसिव, अब उसके अंदर इतना स्किल आ चुका है, ऑलरेडी स्किल था लेकिन ट्रेनिंग के दरमियान उसकी स्किल और डेवलप हो गया है। अब स्किल जब डेवलप उसके अंदर हुआ है तो उसको करियर की आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता, उसको आगे बढ़ना है। जिस पोस्ट में वो काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसकी स्किल भी डेवलप हो गया आफ्टर ट्रेनिंग, तो अच्छे काम को अच्छे रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसमें गेन हो गया उसके काम में, तो उसको ज़ाहिर-सी बात है उसका करियर आगे बढ़ेगा, ठीक है, उसको प्रमोट किया जाएगा। ये इंडिविजुअल का हो गया और ऑर्गेनाइजेशन का एज़ एज़ वेल एज़ ऑर्गेनाइजेशन का भी सेम होगा, ऑर्गेनाइजेशन का भी गे ग्रोथ होगा। जब सामने वाले का स्किल को हम डेवलप कर दिए हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव वे में प्रोडक्टिविटी देगा ही, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो आगे बढ़ेगा ही, ठीक है? उसका जो फुलफिलमेंट ऑब्जेक्टिव जो है फुलफिलमेंट होगा ही, तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा। ये बेनिफिट्स हैं ट्रेनिंग इवॉल्व करने का। और लास्ट क्या है इवोल्यूशन ऑफ पार्टिसिपेंट एक्सपीरियंस एंड लर्निंग। देखिए ट्रेनिंग दे रहे हैं तो उसका स्किल तो डेवलप हो रहा है, लर्न कर रहा है और क्या कर रहा है एक्सपीरियंस कर रहा है काम को। मान लीजिए कहीं देखिए मैं तो आपको थ्योरेटिकल चीज़ समझा रहा हूँ कि थ्योरेटिकल वे में आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए ट्रेनिंग को ही समझाना है आपको तो प्रैक्टिकल करके समझाऊँगा। तो आपको फेस टू फेस आना होगा और प्रैक्टिकल वे में समझाऊँगा। जो चीज़ मैं अभी ऑफ ऑनलाइन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन इसी चीज़ को आपको प्रैक्टिकली फेस टू फेस समझाऊँ तो अलग इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अलग चीज़ समझ में आएगा। बीच में भी आप डाउट पूछ सकेंगे जब मैं फेस टू फेस रहूँगा, ठीक है? तो आपको एक्सपीरियंस अलग बनेगा। इससे अभी जो जिस तरीके से स्टडी हो रहा है, इससे आपका एक्सपीरियंस अलग बन रहा है। आप एक अलग तरीके से लर्न कर रहे हैं, लेकिन आप इसी को मैं मीडियम चेंज कर दूँ और आपको ऑफलाइन बुलाऊँ, तो आप क्या होगा एक्सपीरियंस अलग होगा, कुछ चीज़ों का लर्न अलग तरीके से होगा। बीच में मान लीजिए अभी आप मेरे को इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं बीच में कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। जैसे बेनिफिट्स ऑफ पढ़ा रहा हूँ, बीच में कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। मैं खत्म कर रहा हूँ, उसके बाद सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब फेस टू फेस हो सकता है बीच में भी सवाल पूछ सके कि सर ये क्या है बताइए, इसमें समझ में नहीं आया। ये हो सकता है। तो ये मीडियम अगर चेंज करते हैं तो ट्रूथफुल हो सकता है। अगर सामने वाला मीडियम से जो पहला मीडियम है वो ट्रूथफुल नहीं हुआ, तो दूसरा मीडियम यूज़ कर सकते हैं ट्रूथफुल बनाने के लिए। तो ट्रेनिंग और ये बेनिफिट्स है, ट्रेनिंग इवोल्यूशन करने का बेनिफिट्स है। क्लियर है? लास्ट देखिए ट्रेनिंग इवोल्यूशन टूल्स, टूल्स के बारे में क्या बताएँगे? टूल्स जो-जो यूज़ करते हैं ट्रेनिंग इवोल्यूशन का। ट्रेनिंग देने के लिए नहीं, ट्रेनिंग इवोल्यूशन करने का। ट्रेनिंग देने के लिए तो ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब मेथड्स एंड टूल्स एंड टेक्निक यूज़ किए। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग उस मेथड्स और टेक्नोलॉजी से आप दे दिए ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने के बाद जो इवोल्यूशन करने का टूल्स है, वो ये सब टूल्स हैं। ठीक है? क्वेश्चन आवर के माध्यम से हम जानेंगे कि हमारा जो ट्रेनिंग दिया है वो ट्रूथफुल हुआ कि नहीं। इंटरव्यू के माध्यम से, फोकस ग्रुप के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम रिपोर्टिंग के माध्यम से। ठीक है। ये अलग-अलग प्रकार के इसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप क्वेश्चनेयर में आगे क्वेश्चनेयर क्या चीज़ है, क्वेश्चन्स बनाएँगे उस सवाल को पूछेंगे और उसके बाद हम फीडबैक लेंगे उससे कि उसको समझ में आया कि नहीं आया। चेक करेंगे, एनालाइज़ करेंगे उस क्वेश्चन को, आंसर्स को चेक करेंगे, तो समझ में आ जाएगा हमको कि हमारा ट्रूथफुल हुआ। इंटरव्यू लेंगे, डायरेक्ट हम पर्सनल इंटरव्यू ले लिए या फिर ग्रुप इंटरव्यू ले लिए, ठीक है, उससे सवाल पूछे और वो सवाल का सही उत्तर दिए मतलब हमारा ट्रेनिंग ट्रूथफुल है, समझ में आया। ग्रुप फोकस ग्रुप में एक ग्रुप को बैठा लिए 20 लोगों को ग्रुप को ट्रेन किए थे, तो 20 लोगों को ही बैठा लिया, उसके बाद हम उससे सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, उसको सवाल का अगर सही उत्तर सभी लोग दे रहे हैं, मीन्स ट्रेनिंग ट्रूथफुल है। ऑब्जर्वेशन मीन्स हम सवाल-वाल नहीं पूछे, केवल ऑब्जर्व किए, उसको परफॉर्मेंस करने दिए, वर्क को परफॉर्मेंस करने दिए, काम में छोड़ दिए उसको और उसको ऑब्जर्व किए, उसका परफॉर्मेंस हाई हाई हुआ कि नहीं, दूर से ऑब्जर्वेशन किए, ये मेथड है। और लास्ट है लर्निंग मेथड सिस्टम्स हो गया। इसमें क्या हम इसमें ट्रैक करते हैं उसके वेरियस टेस्टिंग करके उसके प्रोग्रेस को टेस्ट करते हैं, उसके जो कर रहा है, काम कर रहा है, तो जो जिस काम में एंगेजमेंट है, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से। जैसे मान लीजिए अगर प्रोडक्टिविटी में एंगेज्ड है, उसको ट्रेन किए हैं, तो उसके जो परफॉर्मेंस होगा, उसको ट्रैक करेंगे। उसको कहेंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अलग-अलग होगा क्योंकि अगर जिस जॉब के लिए अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रेनिंग दिए हैं, उसके हिसाब से हो सकता है। मान लीजिए एचआर के लिए हम दिए हैं, तो एचआर का वो डिपार्टमेंट शो हो सकता है, वहाँ वो ट्रैक करेगा, उसके प्रोग्रेस को टेस्ट करेगा कि वो इंक्रीज़ हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है?
और मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा तो वहाँ का जो मैनेजमेंट होगा वो ट्रैक करेगा, ठीक है, कि सेल पर्सन को चेक करेगा, ट्रेनिंग देने के बाद वो अच्छी तरीके से किया है कि नहीं। फाइनेंस डिपार्टमेंट में मान लीजिए होगा तो वहाँ वो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला चेक करेगा उसके प्रोग्रेस को, कि बेटर अडेप्टेबिलिटी हुई है कि नहीं, उसको टूल्स टेक्निक्स के बारे में, फाइनेंशियल टूल्स टेक्निक्स के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं हुआ है, वो बेटर तरीके से वो सॉफ्टवेयर में काम कर पा रहे हैं कि नहीं आफ्टर ट्रेनिंग। ये सारा चीज अब मैनेजमेंट लेवल में अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग होगा, तो ये लर्निंग मेथड सिस्टम है, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम है रिपोर्टिंग, ठीक है। ये हो गया आपका ट्रेनिंग कंप्लीटेड, ट्रेनिंग और कंप्लीटेड।